नमस्कार, मैं रवि कुमार अनहट टीवी से। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हूं जो कवि हैं, समाज सेवक हैं, पत्रकार हैं और इतने सधे समाज सेवक हैं कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्हें आसपास के जिलों में, प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समाज सेवा करने में उतरा हो और सर को न जानता हो। फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए आज गुरु जी के साथ, कवि संतोष जी के साथ हम अपना इंटरव्यू आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार गुरु जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले अनहट टीवी को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस चैनल पर। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब दुआएं हैं माता रानी की। गुरु जी, आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, मगर हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्हें मैं चाहूंगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय भी दीजिए प्लीज। जी, मेरा नाम है संतोष और मैं टाइटल में कवि संतोष लिखता हूँ। और मैं जनपद जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा अंतर्गत पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बगल ग्राम पंचायत खमौरा का रहने वाला हूँ। 19 अक्टूबर 1982 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। जी। बहुत कम पढ़ लिख करके मैंने कविता यानी बिरहा लोकगीत के क्षेत्र से अपने जीवन की शुरुआत करी। हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना, गीत गाना, मंच का संचालन करना, जी, वहीं से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत करी। और लगातार जो है 1999-2000 का दौर था जब मैं बिरहा लाइन में आया। अच्छा। लाइन में आया तब से 2018 तक, यानी जब तक लॉकडाउन नहीं लगा, मोदी जी की कृपा से जब देश में बंदी का माहौल चला तो हम लोगों का कार्यक्रम सारा बंद हो गया। अच्छा। तो 2018 से हमारी जो लिखने उखने की जो कविता लाइन की बातें रही वो 18 के बाद से तेज हो गई और 18 से लेकर के 20-21 तक 3-4 साल खूब बढ़िया से सतत चली, गीत गौने वाला कार्यक्रम चला। जी। इसके बाद से तब फिर लगातार जो है यूट्यूब चैनल पे आ गए, यहाँ से सेवा देने लग गए। उसके पहले 2010 से 2015 तक क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी ग्राम पंचायत में रहे। जी। प्रधानी का चुनाव भी लड़ गए थे पिछली बार, जी, दूसरे नंबर पर रहे चुनाव। अच्छा। प्रधानमंत्री चाचा जी हो गए। जी। तो इसी तरह से सारा नित्यक्रम मतलब जीवन का जी चलते चल रहा है। अच्छा गुरु जी, जैसा कि मूलतः आपको कवि रूप में जाना जाता है, पत्रकार रूप में जाना जाता है, सर्वप्रथम आप यह बताएं कि कविता क्षेत्र में शौकिया है आप, या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जब आप काव्य क्षेत्र में उतर गए साहित्य की सेवा करने के लिए? बड़ा सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप जो बात कर रहे हैं रवि जी को आप लोग जान लीजिए कि रवि जी अनहट टीवी से अब लगातार अनाउंसिंग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बातचीत करने का तरीका भी बहुत बढ़िया, सवाल बड़ा अच्छा है, शुक्रिया। देखिए, शौक जो होती है जब भी बचपन शुरू होता है, बचपन से थोड़ी थोड़ी आदमी वयस्कता की तरफ जाने लगता है तो अधिकतर चीजें वो अपने जीवन में शौकिया ही लाना शुरू करता है। और हर आंख में सपने पलते हैं। तो जैसे गाड़ी चलाना, पढ़ाई करना, मतलब कुछ पढ़ाई करना तो शौक नहीं है, तो जबरदस्ती थोपा जाता है बच्चों पर। लेकिन जैसे गाड़ी चलाना तो शौक लगती है पहले, और पता चला कि ये शौक एक दिन आपको ड्राइवर बना देती है। जी बिल्कुल। ठीक इसी तरह से हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना, गीत लिखना, ये शौक है जी। तो हम तो और मैं जानता हूँ कि कोई कवि अगर बनता है तो पहले शौकिया ही लिखता, बेचारा मजबूरी में लिखता है। अच्छा। बाद में मुझे लगता है कि वो आदती हो जाता है, अमली हो जाता है, वो करने ही लग जाता है, इतना सध जाता है, होने लगता है, आदत में होने लगता भी है, उसकी आदत में हो जाती है, बिना लिखे या बिना बतियाए, बिना कहे नहीं रह जाता है जी। तो मुझे तो लगता है कि मैं बतौर शौकिया कवि बना। अच्छा। चूंकि मैं बड़े बड़े राइटरों की कविता जो है या गीत पढ़ते रहा बिरहा जगत से। अच्छा। बिरहा जगत में दुलार चंद्रहास जी जो मेरे गुरु जी रहे जी, जेडी बहादुर कवि जी एक बड़ा नाम है जनपद जौनपुर से ही जी, और प्यारेलाल गुरु जी जी, ऐसे तमाम बड़े जो कवि थे उनका, जैसे राजाराम गुरु जी जी, देहाती गुरु जी, तो इन लोगों की गीत पढ़ते थे हम, इन लोगों का बिरहा पढ़ते थे, तो मुझे लगता था कि यार मुझे भी ऐसा हम लिख ले जाएंगे। हाँ। ऐसा मुझे करना चाहिए। तो उन सबको देख देख करके, सुन करके उनके कैसेट सुनते थे। पहले वाली कैसेट आती थी जी, तावा वाली टाइप का जो कैसेट आती थी जी, फीता वाली जी, तो वो कैसेट लगा करके टेप रिकॉर्ड में जब सुनते थे बिरहा पूरा, तो पता चला कि आदत बन गई कि मुझे अब ये करना चाहिए। तो पहले करते करते फिर बिरहा लोकगीत लिखने लग गए जी, इसी तरह से अपना इसमें लगे रहे। अच्छा, आपके अंदर जो काव्य का कुशल गुण है
यह आपको विरासत में मिला या संगत में ही आकर ये मिल गया? क्योंकि कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। तो कहीं आपके पूर्वज भी इस क्षेत्र में तो नहीं थे? मेरे बाबा जो थे जी, मैं तो अपने बाबा के पिताजी को नहीं देखा था। अच्छा, मेरे बाबा चरवाही करते थे। अच्छा, तो गाय चराते थे और मेरे पास बहुत गैया थी जी, और मेरी गैया के साथ साथ गांव वालों की गैया भी चराते थे। अच्छा, उसी में सबकर गैया चरे, मतलब एक ही समझिए पशुओं का झुंड जो है जी, बाबा चराते थे। बाबा पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, लेकिन मेरे पिताजी जो है वो रेलवे में एम्प्लॉय थे। अच्छा, पापा पढ़े थे अपने जमाने के, लेकिन पापा चूंकि ड्यूटी सुबह 6 बजे जाना, रात को 8 बजे आना, जी, तो दिन भर जैसे ड्यूटी पे हैं तो शाम को आना, फिर सो जाना खाना पीना खाने जी। के बाद। तो उनका बहुत ज्यादा ध्यान हम सबकी पढ़ाई पर नहीं रहता था। अच्छा, पापा ये ध्यान दें कि हाँ बेटा कितना पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ये सब नहीं था। मेरी माता जी BA बॉम्बे आर्ट थी। अच्छा, तो जब महिलाओं में पढ़ने का चलन नहीं था तब माता जी उस जमाने में पढ़ी लिखी। जी, 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 तो पता चला कि शुरू से ही माता जी के सानिध्य में हम 6 भाई बहन थे। अच्छा, तो सारे लोग उनकी देखरेख में पढ़ाई करते थे। अच्छा, कोचिंग हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। अच्छा, जब भी जो भी समस्या आई कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक, जी, वो माता जी आराम से किसी भी विषय को आराम से पढ़ा देती थी। अच्छा, चाहे वो कला हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, अंग्रेजी हो, कुछ भी रहा हो। जी, जो हम लोग फंसते थे माई से, माई के लगे जा पूछ ला, अच्छा, तो माई ओके समझा दे, बता दे, दिमाग में बैठ जाए। तो पढ़ाई के जवन भी रहा तौर तरीका तो माई से मिल गया। जी, और गीत गौनई के बाद विचार परिवार में गावे बजावे वाला क्यों ना रहल है, अच्छा, संगीत से केहू के जुड़ाव ना रहल, जी, लेकिन हमार रुचि संगीत में रहल, क्योंकि विद्यालय में हम गीत गौनई करत रही, जी। कजरी उजरी गाई, अपन बिरहा लोकगीत ये सब। जी, तो हमें लगता था कि मुझे गीत गाना चाहिए। मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी उस समय। अच्छा, मुझे अच्छी लगती थी। जी, जैसे आप कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जी, तो ये हम आपकी पसंद है। अच्छा। हम देश की पसंद नहीं है। जी, ऐसे मेरे चाहने वाले 10-20 मुझे पसंद करते हैं, पूरा देश मुझे नहीं पसंद करता। जी, नहीं, मेरे वीडियो मिलियन जाते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से इस बात पे काउंटर करूंगा गुरुजी कि आपकी वीडियो जितने भी लोग देखते हैं आपकी शब्द शैली से इतने प्रभावित होते हैं और फिर आपका जो एक मधुरिम व्यवहार है वो अलग तरह का है। तो इससे भी एक जुड़ना लाजिम हो जाता है क्योंकि आपके अंदर वो व्यक्तित्व है। वो बस ये मोहब्बत आपकी बोलती है। जी नहीं गुरुजी, वाकई हाँ, ये मेरे चाहने वालों की मोहब्बत होती है, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं जी, वो लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ गुरुजी बहुत अच्छा बोलते हैं। बहरहाल आइए विषय पर आते हैं। माता जी जो है, तो माता जी से पढ़ाई लिखाई मिल गया जी। अब मेरा स्वयं का वो नशा था कि मुझे गीत गाना चाहिए जी, और मैं वो 2000 का दौर या 1999 2000 का दौर था जब मैं गाने के लिए प्रॉपर अम्बेडकर नगर आजमगढ़ से जुड़ गया। अच्छा, वहीं से दुलार चंद्रहास और सुधारी कवि मुझे मिले। जी, इन लोगों के साथ बिरहा लोकगीत गाने लग गया, मंच पर जाने लग गया। फिर कुछ दिन मैंने मंच पर कार्यक्रम किया, गाया वाया, तो पता चला कि मुझे लगा यार गाने से ज्यादा मजा तो बजाने में आता है। जी, तो मैंने एक हारमोनियम खरीद ली। अच्छा, फिर मैंने हारमोनियम सीखना शुरू कर दिया, जी। फिर हारमोनियम बजाने लग गए। अच्छा, जब हारमोनियम बजाने लगे तो मेरा जो छोटा भाई अवधेश जी, है जी, वो तख्ता बजाता था मेरे पास अच्छा, बैठ कर। अच्छा, और यही वो टर्निंग पॉइंट रही जी, हमारे यहाँ संगीत को लेकर के। जन्म हो गया संगीत हाँ, का। कि जब वो तखत बजाता था तो बहुत बढ़िया बजाता था। जी, और 2-3 गीत मुझे याद था उस समय मनोज तिवारी जी के जो थे, मतलब ये चंपा चमेली कली अलबेली जी। करके आया था। जी, ऐसे ऐसे 2-3 गीत थे। तो जब इन गीतों को मैं गाता था ना तो पता चला कि वो तखत बहुत अच्छा बजाता था। अच्छा, और यही वजह रहा कि टीडी कॉलेज में BA से जी। इंटर तक तो वो सामान्य पढ़ाई पढ़ा। जी, BA से उस भाई को मैंने तबला में एडमिशन करवाया। जी, वो BA किया, फिर वहां से जाके MPA किया भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जी। से, फिर नेट GRF PhD। आज तबला विषय से जो है जी। एक डॉक्टर मेरे घर में, अच्छा, संगीत का। जी, फिर मेरा बेटा अब तबला सीख रहा है। अच्छा, तो समझिए अब यहाँ आने की वजह से समझिए मैं तो शौकिया आया, जी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये विरासत पे चली। मेरे ऊपर से विरासत नहीं थी, जी, जी, लेकिन जी। मेरे नीचे से मुझे लगता है कि अब से जो है परंपरा बन जाएगी। जी, मेरा परिवार संगीत से जुड़ जाएगा। अच्छा, और संगीत से नहीं जुड़ेगा, मेरा परिवार यूट्यूब से भी जुड़ेगा, आप देख लीजिएगा। बिल्कुल बेशक गुरुजी, आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे चुके हैं अपने हाँ, परिवार को। कोई कवि नहीं बन सकता घर में मेरे, मुझे लगता है कोई कवि नहीं बन पाएगा, लेकिन पक्का जो है यूट्यूबर बन जाएगा। जी, तबला बजाने वाला बढ़िया सा डॉक्टर बन जाएगा, जी। PhD होल्डर तबले का हो जाएगा, जी। गीत गौने का बढ़िया सा जी। संगीत का टीचर हो जाएगा। जी, ये मुझे भरोसा है। जी, तो ये शौकिया आई थी, लेकिन अब जो है ये जीन में यानी ब्लड में जी। जाने लग गया है। भावी नस्ल तक, भावी पीढ़ियों तक यह गुण कौशल किसी न किसी माध्यम में अवश्य स्थानांतरित होता रहे। होता रहे। और जीवन ऐसे चलता रहा गुरुजी,
लेकिन थोड़ी सी बचपन की बात बताएं आप कि बचपन में कैसे थे कवि संतोष जी, जिन्हें आज इतना गंभीरता से देखा जाता है। उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, अगर जितना भी उन्हें याद हो? बचपन में बदमाशी करते थे। अच्छा। बचपन में अगर हम बहुत अच्छे होते तो हम बहुत पढ़ते। अच्छा। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था जी। मैं बहुत पढ़ाई से मैं पढ़ता, ऐसा नहीं कि घर से बेईमानी करता रहूं पढ़ाई के लिए। जी। विद्यालय जाता था, आता था, जितना विषय में पढ़ता था तेज था पढ़ने में, लेकिन मेरा मन पता नहीं क्यों जैसा लगता था कि बड़ों के साथ बैठ के बात करना, उनसे मजाक करना, उनको चिढ़ाना बिराना, जो मेरे दादा लगते थे, जो मेरे दादा के पापा लगते थे, जो और सीनियर लोग थे गांव में, यहाँ तक कि मेरे जो गुरुजी लोग थे उन लोगों से हंसी मजाक कर लेना। अच्छा। जैसे लगता था कि मेरी हाइब्रिड में ऐसा था कि उनके साथ मिलनसार करना। हाँ, मिलनसार क्या था, छेड़ते रहना, ये बदमाशी थी समझिए। उनके साथ पढ़ाई से मेरा मन सही पूछे तो हटता जाता था। हम गोली बहुत बढ़िया खेलते थे। अच्छा। और पगडंडी हो गया, गोली हो गया, कबड्डी हो गया जी, खो खो हो गया जी, क्रिकेट हो गया जी, ये सारी चीज जो खेलते रहे ना जी, खेल में हमारा मन लगता था। अच्छा। संगीत में हमारा मन लगता था। अच्छा। लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा। और दूसरी बात कि हमारे पूरे क्षेत्र में जी, पवस्त में जो है जी, उस समय ना तो कोई बढ़िया सा कोई कोच था, कोई मार्गदर्शक नहीं था। कोच की जो खेल में ही बढ़िया से कोचिंग कर दे या संगीत में कर दे जी, इसी के अभाव में हम अधूरे रह गए, भटकते रहे इधर। हाँ, अभाव में अधूरे हैं समझिए। लेकिन सब मिलाकर के ये सपना मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने पूरा कर दिया जी। जब से यूट्यूब का जमाना आया, बिरहा जगत में जब जुड़ गए, मंच मिल गया, इसके बाद लगातार तमाम तरह के कार्यक्रम किए, उसी में बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क हुआ, गीत बड़े बड़े कलाकारों तक पहुंचने लग गए, पहचान बढ़ता गया। अच्छा, निरंतर यह कार्य चलता रहा। आपने ऐसे मंचों पर तमाम चीजें करी हैं, कब आपको लग गया कि नहीं अब मैं कविता लिखना शुरू कर दिया हूं, आपके अंदर यह बात आ गई हो, पूरा विश्वास हो चुका हो कि नहीं अब मैं लेखक हूं? वो कौन सा गीत पहला आप लिखे थे जिससे आपको यकीन हुआ कि नहीं अब मैं राइटर हूं? देखिए, सबसे पहले तो मंच से जब मैं संचालन करता था जी, बड़ा बड़ा मंच मिला मुझे संचालन के लिए जी। और वो शुरुआत भी मैंने 2001 में जो है अपने ही गांव के बगल लगने वाले मेले से करी थी जी, भदोछठ किसान मेला सराय ख्वाजा जी। सराय ख्वाजा में लगने वाला जो मेला था उसमें प्रवीण भैया थे, हमारे जो सीनियर थे, प्रवीण कुमार मिश्रा जी, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के जो पीआरओ रह चुके हैं, अभी इस समय प्रेजेंट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान के कार्यालय के अध्यक्ष हैं। अच्छा। तो भैया के सानिध्य में हमारे यहाँ मेला लगता था, तो मेले में हम लोग क्या करते थे कि हमें वो संचालन का काम देते थे। अच्छा। तो शुरुआत, उसके पहले हम बिरहा वाले मंच का संचालन करते थे, बिरहा में गाते थे, तो वही से 2001 से लगातार हम संचालन करना शुरू किए। पता चला 2018 तक, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा तब तक मेले का संचालन किए हम। अच्छा। और 5 दिवसीय संचालन था वो जी, 5 दिन। और सबसे बड़ी बात कि मंत्री, विधायक, सांसद, मतलब जिले का नहीं, आउट ऑफ जनपद का कोई ऐसा नेता, प्रदेश लेवल का नेता वहां 5 दिन मौजूद रहता था। अच्छा। उसके सामने बोलना, बतियाना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, उनको यूनिवर्सिटी ले जाके छोड़ना, यूनिवर्सिटी की कुलपति आती हैं, या उस समय राजाराम कुलपति थे, ऐसे तमाम कुलपतियों के सामने बोलना, और लोग तारीफ करते थे। अच्छा, क्या लड़का बहुत अच्छा बोलता है जी। तो मुझे लगा कि जैसे जो बोलने का वो था मंच और वो जो कला थी जी, मुझे लगा किसी और ऊपर तक ले जाना चाहिए जी। तो उन्हीं के सानिध्य में रह करके और तमाम इस तरह से मंच मिलते गए, करते 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 जैसे हाइब्रिड सी बन गई कि हाँ मुझे अब जो है बोलना चाहिए। लेकिन उस मंच पर बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए? शायरी चाहिए जी। 2 लाइन 4 लाइन के बीच में मनोरंजन के लिए शायरी। तो हम किसी की शायरी नहीं बोलते थे। अच्छा। हम खुद से शायरी लिखते थे। अच्छा। माहौल के हिसाब से 4 लाइन की मुक्तक शायरी हम लिख देते थे जी। तो 10-20 शायरी लिख के रख लेते थे जी, अपनी ही शायरी हम मंच से बोलते थे। अच्छा। हमारे यहाँ एक बार ऐसे ही बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करवाए, एक पहल गांव की माटी से जी। तो उस समय बीडीसी हुए थे 2010 में जी। उसी में जेडी बहादुर जी, ये 2 नाम बिरहा जगत से है, कवि थे वो लोग, उनको हम बुलाए थे। तो जेडी बहादुर जी हमारे यहाँ गए थे, और जब वो कार्यक्रम पूरा संचालन हम करते गए, जेडी बहादुर बैठ के सुनते रह गए। जब खत्म हो गया तब उसमें से जो जेडी थे जी, जेडी ने कहा कि संतोष यार पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई इस तरह से संचालन करता है, तो मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। आज तो शाम हो गई, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी से मैं आऊंगा जी। तो होली का दिन था, वो लौट करके जेडी बहादुर दोनों लोग मेरे यहाँ आए जी। तो उस दिन में ही आ गए और देर रात्रि तक मेरे साथ बैठे रहे जी। तो उन्होंने कहा कि लिखते भी हो? हमने कहा जी। तो वो जो मंच से शायरी बोल रहा था वो सारी शायरी की डायरी में उनको दिखाया जी। तो उन्होंने कहा कि संतोष ये डायरी जो लिख रहे हो ना जी, ये अपने पढ़ोगे और अपने जाने के बाद फिर ये यही खत्म हो जाएगी जी, कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा जी। 4 ठो मुक्तक शायरी जोड़ दोगे तो 1 ठो गजल हो जाएगी जी, 1 ठो लोकगीत हो जाएगा जी। तो कोई किसी को दोगे तो वो कम से कम गीत जिंदा रहेगा जी।
तो पता चला कि 2010-11 से मुझे प्रेरणा जेडी बहादुर से मिली कि मुझे अपने शायरी को गीतों में बदल देना चाहिए जी। तब हमने गीतों में बदलना शुरू किया। तो चूंकि वो 2011 का दौर था जब मैंने पहली बार ये एक भूमिका लिखी जी, जो मैं अक्सर मैं मंच से बोला भी करता, मुझे याद भी है जी, प्लीज। एक आदत मेरी है कि मैं गीत लिखता हूँ भूल जाता हूँ, लेकिन कुछ वो तब की चीजें मुझे याद हैं, सारगर्भित चीजें। हाँ, वो सारगर्भित क्या है, मतलब ऐसे लगता है ना कि जेहन में उतर गई है, जैसे लगता है पहली होने के नाते। जी जी जी। ये पहली बार मैंने लिखा था, तो मैंने लिखा था कर्मशे भाग्य चमकेगा सुन ले ऐ मानो, लालच से कृतियां कलंकित न कर। ये मेरी पहली भूमिका जी। कर्मशे भाग्य चमकेगा सुन ले ऐ मानो, लालच से कृतियां कलंकित न कर, इस जमाने का सब कुछ यही छूटना है, नाम मत लो भी पन्नों में अंकित न कर। हंसाया अकेला उड़ेगा अकेला, बन बिगड़ना धरा का तो इतिहास है, और कलंकों के कालिक से बच आदमी तो नर तन नारायण का एहसास है। क्या बात मैंने लिखा बात है कि ये तन जो है ये नारायण का, मतलब हर आत्मा में परमात्मा बसता है जी, भगवान है आपके अंदर जी, तो कलंकों से बचना गलत क्यों करता है? अगर तेरे अंदर भगवान है, तेरी आत्मा में तेरा परमात्मा खुद रम रहा है जी, तो क्यों करता है कुकृत्य, क्यों करता है गलत काम जी, छोड़ देना बुरे काम जी। ये भूमिका मैंने पहली लिखी थी, और पहला बिरहा मेरा नेट पे चलता है, जीतूलाल यादव गाए थे जी। वो शहीद सिनोद कांड, एक लड़का था आजमगढ़ का, सिनोद नाम था जी। वो लड़का शहीद हो गया था जी। और उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसके गर्भ में बच्चा था, शादी हुई थी और वो गया हुआ था। शादी के बाद और लड़का शहीद होता है और सिनोद की अर्थी घर आती है, तो मैंने वो बिरहा लिखा था, बहुत दर्दनाक, आज भी नेट पर मौजूद है। जीतूलाल किस नाम से गुरुजी? शहीद सिनोद कांड, सिनोद नाम था उसका, जाता ऐसी लड़का था जी। चैनल का नाम बता दे प्लीज आप। कवि जीतूलाल म्यूजिक वर्ल्ड। अच्छा, जीतूलाल म्यूजिक वर्ल्ड, श्रोता बंधु सर्च करना चाहते हैं आप आके जीतूलाल म्यूजिक वर्ल्ड पे जो है ये बिरहा है। इसके बाद फिर बिरहा जीतूलाल गाए, फिर तमाम कलाकार उसी में, सूबेदार यादव कठवा मोड़ वाले, शहाबुद्दीन यादव, अब्बास अली, ओम प्रकाश दीवाना, मीनाक्षी राज, मीरा मूर्ति, ऐसे ढेर सारे कलाकारों ने तब गीत गाना शुरू कर दिया। कवि गोपाल दास नीरज जी ने एक बात कही है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात है, यह सौभाग्य प्राप्त है कवि जी को, गुरु जी को। हम इन्हें इसीलिए गुरु जी कहते हैं क्योंकि कविताई इनसे उभरती है, उत्पन्न होती है, और तमाम ऐसी अनंत कविताएं गुरु जी लिखे हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं। गुरु जी एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि जेडी और बहादुर, दरअसल अब तक हमने यह जाना है, क्योंकि भोजपुरी के ये राइटर रहे, हम यही जानते हैं अभी तक, और एक ही शख्स हैं अब तक, यह भी हमारी दुविधा है, हमारे और भी दर्शक हैं जो ये समझते हैं कि जेडी बहादुर किसी एक ही व्यक्ति का नाम है। जरा सा आप इन पर भी प्रकाश डाल दीजिए, क्योंकि यह महान आत्मा अब हमारे लोग सिधार चुकी है, तो प्लीज थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि एक ऐसी चिंगारी थी, ऐसी किरण थी जो भोजपुरी से लेकर बिरहा तक अपना प्रकाश विस्तृत करने में कामयाब थी। प्लीज इन पर प्रकाश डालें आप। जब जेडी बहादुर की बात आती है दोस्तों, तो जेडी गुरुजी जो थे और बहादुर, ये अलग अलग नाम था जी। जेडी गुरुजी मुंबई रहा करते थे, बहादुर भी वही मुंबई, राज बहादुर, बहादुर का नाम पूरा राज बहादुर यादव था जी, और जेडी का नाम था जिलेदार यादव जी। जेडी गुरुजी मेहनी के रहने वाले थे, मजीसार के पास जी, और राज बहादुर गुरुजी जो है वो छुंछा छबीलेपुर जौनपुर के थाना सरायख्वाजा जी। दोनों लोग मुंबई में ही मुलाकात करते हैं, दोनों लोगों का दोस्ताना वहीं से हो जाता है, दोनों लोग गीत गाने लिखना शुरू कर देते हैं। दुलार चंद्रहास एक नाम आजमगढ़ से आता है, दुलार चंद्रहास को इन लोगों ने सिन्नी पूजा दिया था बिरहा जगत में जी। बिना सिन्नी दिए आप शिष्य नहीं माने जाते हैं, तो इन लोगों ने सिन्नी दिया अपना दुलार चंद्रहास को जी। इन दोनों लोगों के गीत जो जाते थे, चाहे दुलार, चाहे वो लिखे बहादुर गुरुजी लिखे, चाहे जेडी गुरुजी लिखे, दोनों लोगों के गीतों में जेडी बहादुर नाम ही राइटर का जाता था जी। दोनों दो नाम था इनके। ऐसे सैकड़ों गीत हैं उस समय जब बजते थे, तो शायद उस, मैं तो कहूंगा जौनपुर के लिए वो बहुत स्वर्णिम समय रहा है जी, जब इनके लिखे गीत मॉरिशस में बजे, विदेशों में बजे, फिल्मों में बजे जी। इन्होंने बहुत ऐसे गीत लिखे जिसकी खूब चर्चा रही। अहिया नवैया हमरे सैया हम जवैयो नहीं जी। बहादुर गुरुजी मल्हनी पोखरे पर बैठ करके इस गीत को लिखे थे। अच्छा, मुझे याद आता है, बहुत विख्यात गीत है, बहुत लोगों ने सुना इसे, बहुत प्यार दिया। ऐसे सैकड़ों गाई थी इसको। ऐसे तमाम गीत और तमाम रसिक मिजाज के थे। वो तमाम गीतों के माध्यम से ना कुछ जेडी गुरुजी जो थे बड़े रसिक मिजाज के थे जी।
उनका जब भी वो कोई गीत आता था तो समझिए कि क्या बताएं, पूरे जादूगर थे वो कलम। जी। एक रविंदर सिंह ज्योति जी ने ये लागे माटी के मूर्तियां बोल दी, वो जेडी कवि जी का। और बहुत गीत, कुछ दिन बाद जमाना इतना आगे बढ़ जाए। अच्छा। लड़कियां अपन जहान बची हैं, लड़की पटक के चढ़। ये किसने लिखा था? जेडी गुरु। अच्छा। अब सोचिए, कल्पना करिए, मतलब कि ये गीत आज के 15 साल पहले उन लोगों ने लिखा, जेडी गुरु लिखा जी, लेकिन 15 साल के बाद, 20 साल के बाद ऐसा लगता है जैसे युवाओं के चरित्र को पढ़ लिया था जी, कि कुछ ही दिनों बाद जी, कि कुछ दिन के बाद ही। और जब ऐसा मैंने देखा, समाज में ऐसा इल्जाम देखा मैंने कि पत्नी पति को मार के बेड के नीचे डाल दे रही है, पत्नी पति को मार के ड्रम में काट के बोटियों से सीमेंट डाल दे रही है, पत्नी पति को हनीमून के लिए ले जाती है और पहाड़ों से ठक्कर मार करके मार दे रही है। मुझे लगा कि गुरुजी क्या कल्पना कर रहे थे जी, कि जमाना दृष्टि थी। हाँ, कि जमाना ऐसा आएगा कि अब तक ये था कि लड़कियां पर्दे में रहेंगी, लड़कियां चौखट के भीतर रहेंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है ऐसा जमाना आएगा कि समाज में आप पुरुषों को उनसे बच के रहना पड़ेगा, पुरुष बचे अब लड़कियों से। तो ऐसे थे। और जेडी जी के लिए क्या जो भी कहें, शब्द कम पड़ जाते हैं। चाहे बहादुर गुरु जी के लिए, दिवंगत हो चुके दोनों लोग हमारे बीच नहीं है, और जनपद जौनपुर की महान आत्मा रही, वो समझिए महान गीतकार है वो जी, और बहुत बड़ी क्षति है भोजपुरी जगत से, बिरहा जगत से जी। मैं इस वीडियो के माध्यम से उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा, ईश्वर से शांति प्रदान करें। बहुत बड़ा नाम था। दरअसल एक बार संयोग ऐसा रहा कि जेडी कवि जी से मैंने जेडी कवि जी का मैं दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया, और तब मुझे स्वयं जेडी गुरुजी ने यह बताया कि बेटा ये है। तो उस समय गुरुजी रितेश पांडे जी का मुंबई में ही मुलाकात हुई थी। रितेश पांडे जी का एक जुताई नहीं दूंगी एक को पैसा और एक काहे फुसलाए के करेला कटनिया, यही लिखे थे गुरुजी। उस समय ही मैं उनका दर्शन कर पाया था। तो बड़े अच्छे व्यक्तित्व, बड़े मिलनसार, और कभी भी उनसे मिलकर, इतने बड़े नाम थे और इतने बड़े कलमकार थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े गीत दिए हैं, लेकिन उनकी विनम्रता को देख के कभी लगता नहीं था, इतना आपस में इतना घुल मिल के रहते थे और बहुत ही मिलनसार। तो मैं एक तरह से सौभाग्यशाली भी रहा कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाया, और एक तरह से दुर्भाग्य भी रहा कि मैं उनके शरण सानिध्य में बहुत दिनों तक रह न सका, और बहुत ही बड़ी क्षति रही इस जौनपुर की और भोजपुरी समाज की भी। गुरुजी, आप अपने गुरु जी के बारे में बताइए, दुलार चंद जी का, जिनका कह रहे हैं, क्योंकि मैं उस व्यक्तित्व को जानना चाहता हूं, इस महान आत्मा को जानना चाहता हूं, जिनके तरासे गए हीरे के छत्र छाया में आज मैं पल भर रहा हूं, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूं। दुलार गुरु जी पूरी तरह से किसान थे जी, और उस समय कि वो इंटर तक पढ़े हुए थे। अच्छा। फिर बाकी की पढ़ाई उनकी समझिए प्राइवेट टाइप की थी। अच्छा। दुलार चंद्रहास गुरु जी कविता के मामले में, बिरहा लेखन के मामले में जी बहुत अनमोल थे, राइटर, बहुत अनमोल राइटर। उनकी भूमिकाएं, उनके गीत आज भी, पहली बात तो कंठ पर उनके गीत बहुत जल्दी आते थे। अच्छा। जो भी लिखते थे वो किसी भी कलाकार के लिए, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो चाहे जो भी हो जी, इतने धारा प्रवाह के शब्द होते थे, इतने नॉर्मल और सरल शब्द होते थे कि वो जैसे तुरंत कंठस्थ हो जाता था। अच्छा, याद होता था जी। कभी कभी होता नहीं, कुछ कवियों के गीत ऐसे होते हैं जो याद नहीं आते जी। कबीरदास जी का दोहा है, तुरंत याद आ जाएगा जी, सरलता, सहजता, सुगमता। कबीर का दोहा तुरंत याद आ जाएगा, रसखान रहीम का दोहा अटपट हो जाएगा जी, कम याद आएगा जी। रामधारी दिनकर जी का है तो कम याद आएगा जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसे ही थे हमारे दुलार चंद्रहास जी, पूरी तरह से समझिए बहुत बड़े बड़े मैटर को बहुत छोटे शब्दों में मतलब भर देते थे, सागर में गागर भर देते थे का काम करते। और दूसरी बात कि वो बहुत पता नहीं कैसे क्या जादू उसमें होता था कि एक दो बार पढ़ना होता था बस। मैं इतना भुलक्कड़ हूं, लेकिन गुरुजी की कविता एक बार पढ़ता था, दूसरी बार दोहरा दिया तो समझिए पूरा याद। अच्छा, वो पता नहीं क्या वरदान था उनके अंदर, उनका लिखा हुआ गीत बहुत जल्दी याद आता था। प्लीज गुरुजी कुछ अगर उनका आपको स्मरण हो तो। उनका स्मरण बहुत कुछ है, बहरहाल मैं 4 लाइन उनकी लिखी हुई एक भूमिका बताता हूँ। प्लीज। उन्होंने लिखा था कि भारत ये भयबद्दी का देश है, भाईचारों से भारत की पहचान दुनिया में है। क्या बात है। यहाँ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये भारत वही देश है जहाँ 4 धर्मों को भयबद्दी के संबंधों से नवाजा जाता है जी।
जोड़ा जाता है जी। यहाँ 4 धर्म के मानने वाले लोग भी भाईबंधी के संबंधों से नवाजे जाते हैं जी। कि हम भाई भाई जी। अब की राजनीति चाहे जितना जिसको तोड़ दे। जी। उन्होंने 4 लाइन इस पे लिखा था और देखिएगा कि हमारे धर्मशास्त्रों को भी इसी में जोड़ा जी। और आज के परिवेश को देखकर उन्होंने कहा था कि भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई की बहिया कहाता है भाई। क्या बात है, भाई से भाई का रिश्ता अमर है, भाई की बहिया कहाता है भाई, भाई भरत सा है जग में निराला, बड़े भाग्य से कोई पाता है भाई। भाई भरत सा है जग में निराला, बड़े भाग्य से कोई पाता है भाई, भाई से भाई किया द्रोह जब जब, घर को नरक तब बनाता है भाई, और भाई गिराता है भाई उठाता है, भाई को भाई नभाता है भाई। जब समय की कसौटी पर जब इस कलयुग की नजर में भाईबंधी गड़ जाती है तो कहते हैं भाई इस हित न भाई इस दुश्मन। उन्होंने कहा कि भारत की वही भूमि है जहां से भैया भरत का प्यार यानी भाई भरत जैसा भाई यही पैदा हुआ कि राम वनगमन चले गए, राम का वनवास हो गया 14 वर्ष, उनको घर नहीं लौट करके आना, लेकिन वो भाई मेरे भाई जमीन पर चल रहे हैं तो उसने जमीन के नीचे गड्ढा बना लिया कि मैं उनके नीचे रहूंगा। वो खड़ाऊ रख करके 14 साल तक अयोध्या को उनका राजपाट समझ करके सब चौकीदार की तरह से संभालता रहा। वो भाई था। यहाँ पता चला कि आज के भाई बंबई गए बात घरे वाला भाई होकर मरहू लेके भाग जाता जमाना के फेर देखा कि कैसन बा, लेकिन ई कुल राजनीति करत बा। आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जौन भयबद्धी के संबंध से नवाजा जाते हैं तवन आज एक दूसरे के खून पिए उतारू है, मारा मारी पे उतारू है। ई परिवर्तन आए कहां से? जब इन पर हम लोग सर्च करत हई, इन पर हम लोग शोध करत हई तो जोन मिलत बा वो यह बा कि कुल राजनीति 64 ये था कि 75 साल की आजादी में किसने शासन नहीं किया और बांटा जाति धर्म में सबको सबसे लड़ा दिया। क्या बात है, ये 75-76 साल हमको आजाद हुए हुआ है और मेरी समझ से हम देशभक्त है का तकमा लेकर के देशभक्ति की टोपी पहन करके कि हम देशभक्त हैं देश को क्या दे रहे हैं। जब इन देशभक्तों का अध्ययन हम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जातवाद दे रहे हैं, पाखंडवाद दे रहे हैं, धर्मवाद दे रहे हैं, नशा दे रहे हैं, यही दे रहे हैं। दुख होता है वो राम युग वो रामराज कल्पनाओं में है। कोई कितना कह देगा कि मैं रामराज लाने वाला हूं, मैं रामराज लाऊंगा, समझ लेना कि जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई रामराज नहीं आएगा देश में, कोई रामराज नहीं लाएगा। सिर्फ रामराज, राम और भगवान कृष्ण का नाम लेकर के भोली भाली जनता को ठगने का काम ये देश के नेता करते चले आए। मैंने बहुत पहले लिखा था कि चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, चाहे सपा भाजपा हो या बसपा कांग्रेस, कत्ल किया जनतंत्र का सबने बेच दिया है देश। सबने सबके शासनकाल में, सत्य बात है, सबके शासनकाल में देश की प्रॉपर्टी बिकी है देश का कलेजा समझिए निकाल करके दिया गया, बेचा गया है। और उसी से सारे लोग जितने भी राजनेता रहे, चाहे कांग्रेस के रहे, चाहे सपा के रहे, चाहे भाजपा के रहे, चाहे बसपा के रहे, जो भी रहे, सारे लोग उसी में फल फूल रहे हैं। तो कष्ट होता है। बहरहाल ये भयबद्धी वाला देश है और ये दुलार गुरु जी की कविता 4 लाइन की थी। ऐसे ढेर सारी कविताएं हैं, बताएं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दरअसल बस ये उद्देश्य था कि और इतना शानदार गुरु जी ने भी किया है, आपके माध्यम से हम उनको सुन पाए, यह भी हमारा सौभाग्य है। गुरु जी आप निरंतर कविता लिखते रहे, जैसा कि आप बता रहे थे कि पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे। पिताजी की और हर पिता की यह चिंता होती है कि मेरा पुत्र जो है वह मेरी ही आंखों के सामने कामयाब हो जाए और कुछ ऐसी अस्थाई नौकरी करने लगे जिससे मैं तृप्त हो जाऊं, मेरी चिंता मुक्ति हो जाए। तो कभी पिताजी को लेकर या माता जी आपसे इस बात को लेकर शिकायत नहीं करती थी कि बेटा ये क्या कर रहे हो कविताई? आप उनका बताएं। मेरे पापा, देखिए पापा जो है, मैं तो अपने पापा की बताता हूँ। मेरे पापा ना मुझसे, ये पापा की शिकायत नहीं है, पता नहीं कि मेरे पापा मुझसे संतुष्ट हो रहे नहीं करते कभी। उनको हमेशा मेरे गुस्सा आता है। वो मैं अच्छा करूं तो बुरा करूं तो उनको लगता है कि ये लाइन से नहीं कर रहा है। लेकिन माता जी जब से होश संभाला है, मैं घर में सबसे बड़ा था 6 भाई बहनों में, तो मैं जो कुछ भी करता था मम्मी को लगता था कि ये जिम्मेदारी से संतोष काम करता है। माता जी मुझे हमेशा जिम्मेदार समझती रही।
आज भी माता जी की नजर में मालिक हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, जो कुछ भी करना है मुझे करना है। लेकिन पापा की नजर में अगर हमें आलू भरे तो वो पापा 4 गाड़ी करिए, सर्वा खराब कर दी। अच्छा। यही बिगाड़ी है कि लड़के कहाँ गए, उन्होंने बुलाओ, उन्होंने भर रहे जी। पापा मर गए, लड़कियों के बुलाओ, उन्होंने से भरवाओ, नहीं भर पाई भाई, ये खराब करने के लिए सहूर ना हो जी। तो आज तक पापा ने मेरे कामों पर नहीं विश्वास किया और ना मेरी सफलता पर विश्वास किया, ना मेरे कमाने पर। वो तो मुझे लगता है कि पापा मुझे कभी भी सफल नहीं समझते होंगे। अच्छा। कि संतोष सफल है। फिर भी अच्छे हैं बहुत, लेकिन आज भी उन्हीं की कमाई से जी। मैं तो क्या कमाता हूँ लेकिन फिर भी मुझे आनंद है जी। पापा हैं बस जी जी मस्त एकदम, समझिए कोई दिक्कत नहीं, पेंशनर है बात जी। जी दरअसल आपके इस समर्पण को देखकर अब पिताजी गर्व तो महसूस ही करते होंगे कि जिस तरह आप हाशिए पर ढकेल दिए गए व्यक्ति की आवाज बन रहे हैं, यही पिताजी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जिस नाम शोहरत के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता, आप उसे बस कर्मठता से किए जा रहे हैं। शोहरत आपके कदम चूमती रही है और मैं आपका छोटा हूं तो सब कामना भी बस कर सकता हूं गुरुजी। और बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अगली बात ये पूछना चाहते थे कि आप जब युवा थे स्टूडेंट लाइफ में, मार झगड़ा किए गुरुजी? नहीं, मारामारी कभी नहीं किया मैं। झगड़े से मुझे आज भी डर लगता है जी। मैं झगड़ा कभी नहीं करता हूं, ना तो करने की सलाह देता हूं। अच्छा। क्योंकि मारपीट और झगड़ा जो है समस्याओं का समाधान है ही नहीं जी। युवाओं के लिए भी, आज के जो युवा है इनके लिए भी जी, कभी मारामारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता जी। बिल्कुल सत्य बात है। हमेशा समस्याओं का समाधान आपका चिंतन हो सकता है जी। आपका धैर्य हो सकता है जी। आपकी मानसिकता में उठ रहे तमाम तरह के समझिए ऐसे संसाधन उठते हैं, ऐसे चित्र खींचते हैं कि जो आपकी समस्याओं के समाधान हो सकते हैं। लेकिन मारपीट उसका सॉल्यूशन नहीं है जी। हमेशा झगड़े से जो है विकास अवरुद्ध होता है जी। वार्तालाप ही हर समस्या का समाधान है जी। तो मैं शुरू से ही मारामारी के पक्ष में कभी नहीं रहा। अच्छा। कोई झगड़ा नहीं जी। गुरुजी आपने भी तमाम गीत लिखे हैं, आपका जो फेवरेट गीत हो और वो वायरल रहा हो लोगों में, वो बताएं हमारे दर्शकों को जो भी सर्च करके सुनना चाहेंगे। एक दो गीत बताएं। देखिए मैं बताऊं, संतोष मधुर जी ने एक गीत गाया था, पति पत्नी बने जोगी जी। पति पत्नी बने जोगी, लगभग 10 मिलियन बजा है जी। आप इस संतोष मधुर जोगिया की आवाज में है जी। इसे आप सुन सकते हैं जी। और ओम प्रकाश दीवाना जी तमाम गीत हमारे गाए हैं, जैसे बिरहा जगत वाले। हाँ, बिरहा जगत वाले। अच्छा। ओम प्रकाश दीवाना मीनाक्षी राज की आवाज में है। जैसे एक गीत मैंने लॉकडाउन में लिखा था, छूत की बीमारी जी। छुआछूत जो होता है, तो छूत की बीमारी, ये हास्य गीत था जी। और उस समय कोरोना भी चल रहा था, ये भी गीत मिलियन बजा है। अच्छा। तो इस तरह से जो है कई गीत ऐसे हैं जो वायरल हैं और 10 मिलियन, 12 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन बजे हैं। लोकगीत टाइप में? और लोकगीत में तो बहुत लोगों ने गीत को आवाज दिया, लोकगीत बहुत गाए गए जी। मुझे तो ऐसे कितनी, कौन सा गीत बताऊं। मैं एक गीत बहुत पसंद करता हूं जी, जो मेरा लिखा हुआ है, कोरोना काल में मैंने लिखा था उसे जो है। और कोरोना काल में बस एक छोटी बच्ची है, मेरी कल्पना थी जी। एक छोटी बिटिया है जो गांव के माहौल को भी जानती है जी, शहरों के माहौल को भी जानती है जी। पापा के साथ शहरों में रहती है, लॉकडाउन लगा हुआ है, वहाँ बड़ी समस्या है, लोग घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। तब वो बिटिया अपने पापा से कहती कि पापा गाँव चलिए। मैंने इस गीत को लिखा था उस समय जी। इसके वो बोल थे, मतलब मैं गुनगुना के बता देता हूं कि हाँ, कि फैलल कोरोना कितना हलचल ये ही ठाव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। वो बिटिया पापा से कही, पापा चलिए ना जी। कि फैलल कोरोना कितना हलचल ये ही ठाव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। अब गांव में बता रही जी, जहां करे दादी अपन घर के रखवारी, दादा जो गावे पूरा खेतवा कियारी, बीतले दोपहरी जहमा बगिया के छाव में, शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। कह रही वहां चलिए जहां दोपहरी बगीचों के छाव में गुजर। क्या बात, जहां कोई बंधन नहीं है, क्या कल्पना है। और यहाँ तो लोग बाहर नहीं निकल रहे जी। इसका एक लाइन मुझे और याद आता है, मैं थोड़ा सा रवि जी
गीत लिख करके भूलने की आदत मेरी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं जी कि जहां गुड़ माठा मिले सुबह ही भर पेट के, वो बिटिया करेगी चलिए उस गांव में चलिए ना, क्या दृश्य कहाँ चल रहा है। हाँ, कि जहां गुड़ माठा मिले सुबह ही भर पेट के, बासी रोटी माई दिले घिया में लपेट के। वाह वाह वाह। जहां सोना चांदी लागे गेहूं के गुराओं में, वाह वाह वाह। शहरवा के छोड़ा पापा चला अपने गांव में। ये गीत लॉकडाउन में लिखा था मैंने जी। और इस राधे श्याम रसिया बलिया वाले गाए थे, बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा गाए थे वो। अच्छा, और बहुत प्रचलित हुआ। हाँ, गाए तो बहुत अच्छा लगा था। गुरुजी, जब इतनी शानदार लेखनी चल रही थी आपकी, तो अचानक से पत्रकारिता में मैं तो यही सवाल यही रोक दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि भारत का ये चौथा स्तंभ है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से भारत की जो बड़ी मीडिया है जी, उसका लड़खड़ाता कदम देख करके ना मुझे लगा कि मुझे जितना आता है उतने में बोलूं। जी, छोड़ो ऐसी तैसी, मैं कलमकारी छोड़ करके पत्रकारिता में आया हूं। सच्चाई ये है मैंने लिखना बंद कर दिया। चौथे स्तंभ के लड़खड़ाते हुए। अब आप देखिए अंजना ओम कश्यप या कौन महिला अभी उस दिन धर्मेंद्र जी नहीं मरे, और वो मीडिया पे चल रहा है कि वो मृतक हो गए। क्या कितना शर्मनाक है जी। ऐसे पता नहीं कितने हजारों कारनामे देखे गए जब मीडिया तोड़ करके उसे अपने शब्दों में जनता के सामने प्रस्तुत करती है और पुष्टि किया गया तो वो खारिज निकला। तो मुझे लगा यार कि जो गांव देहात की समस्या है, बड़ी बड़ी समस्याओं को तो नकली रूप से परोसा जा रहा है। जी। तो जब बड़ी समस्या नकली तौर तरीके से आ रही तो गांव देहात की तो असली समस्या कभी वहां पहुंच ही नहीं सकती जी। और यहां तक कोई बड़ा पत्रकार आएगा नहीं। तो आइए, जहां तक मेरी क्षमता, जहां तक मुझे लगे कि हाँ यहाँ तक मुझे कर देना चाहिए वहां तक मैं करूंगा। मैं भी अब देश का एक हिस्सा समझ करके अपने आप को मैं समझा देश का नागरिक हूँ जी, तो मुझे ये चीज करना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं चौथे स्तंभ को बिल्कुल बिल्कुल मजबूत बनाकर रखूं, जितना भी बनाए रख सकता हूं। निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष शब्दों को उठा करके, निष्पक्ष सीधी सीधी घटनाओं को उठा करके, मतलब घटनाओं में निष्पक्षता डाल करके मैं जनता के सामने रखूं। इस सोच से मैंने पत्रकारिता शुरू कर दी 2022 से। यूट्यूब पर कर रहे हैं ये? यूट्यूब, फेसबुक। अच्छा, यूट्यूब फेसबुक पर जी बिल्कुल। किस नाम से चला रहे हैं आप अपना? कवि संतोष। कवि संतोष के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है और कवि संतोष के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। कवि संतोष चैनल पर जो यूट्यूब पर है उस पर 54,000 सब्सक्राइबर हैं जी। कवि संतोष जो पेज है कल तक 70 थे, आज 71,000 हो गए फॉलोअर्स। अच्छा, हाँ, दिन रात निरंतर हाँ बढ़ते जा रहे हैं। आप सबका प्यार है, आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी चलिए कवि संतोष चैनल से जुड़िएगा भैया के अनाथ टीवी के बाद। अपने चैनल से गुरुजी आपको लगा हो कि इनकी आवाज नहीं उठ सकती थी और अपना चैनल माध्यम बना, आप उनके माध्यम बने, उन्हें न्याय मिला, 2-4 केस बताएं प्लीज। बहुत केस है। अभी सबसे पहले तो देखिए जो अवधि गीत गाने वाले लोग रहे जी, जैसे अवधि गीत गाने वाले लोग रहे, इनमें से बहुत ऐसा चेहरा है जो मेरे चैनल से वायरल है, जैसे मंजू वर्मा, नीलम धोरिया जी, खुशबू रानी यानी मोनू जो लड़का है जी, मेरे चैनल से वायरल हुआ। ऐसी ढेर सारी बहनों का मैंने मदद किया, गाने वालों का जो है उन्हें ला करके अपने चैनल पर प्लेटफॉर्म दिया जी। बिरहा के तमाम ऐसी विभूतियों को मैं ला करके यहाँ रखा जिसे आप लोगों ने देखा, सराहा जी जी जी। फिर ऐसे ही एक काजल करके आई थी, काजल प्रजापति जी, एक लड़की थी जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में भी थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत तकरोला ग्राम पंचायत में आई थी, उसे मैंने जो है पूरी तरह से लड़ करके जो है उसके लिए लड़ाई लड़ करके मैंने न्याय दिलवाया। ऐसे बहुत काम, लगभग सैकड़ों काम ऐसे हैं जो मेरे चैनल से ऑलरेडी लोगों ने बहुत सराहा, देखा और उसका असर भी पड़ा प्रशासन पर, शासन पर, समाज पर जी। उसका हमेशा गायन विधाओं में उसका असर रहा है और रहेगा भी जी। हाँ, और एक तरह से यूं कह सकते हैं कि ग्रामीण गॉड टैलेंट गुरुजी काम करते हैं कि ग्राम की जो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं हैं उन्हें आप ढूंढ कर, कोयले की खदान से हीरे को पहचान कर आप उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उन्हें एक आयाम देकर आगे वायरल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आखिरी में गुरुजी जी, आप अपने आप को अगर देखना चाहते हैं कि मुझे इस तरह से याद किया जाए तो क्या कल्पना करते हैं कि मुझे दुनिया किस तरह से याद करे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे दुनिया किस तरह से याद करे कि इस शरीर का और समाज के लिए व्यक्ति का जो सबसे बड़ा गहना है वो उसकी ईमानदारी है जी, उसका चरित्र है, उसका व्यक्तित्व है जी। ये मेरा संवरा रहे, संभला रहे जी, ये इस पे कभी किसी की नजर ना लगे जी, ये इसे संभाल करके रखें जी, और इसको अब तक मैंने संभाल करके रखा जी।
हमेशा से मैं सोचता हूँ मेरे बच्चों से मेरी पहचान बन जाए, मेरे पापा से मेरी पहचान बन जाए, मेरे दादा से मेरी पहचान बन जाए, कभी नहीं जी। मेरी मेरी ईमानदारी से, मेरी मेहनत से, मेरी निष्ठा से, मेरी प्रतिष्ठा से, जी, मेरे व्यक्तित्व से मेरी पहचान बने, मेरे कर्म कर्तव्य से मेरी पहचान बने, ये मैं हमेशा सोचता रहा हूँ। जी। मेरे जाने के बाद मैं दुनिया में ना रहूं तो लोग मुझे अच्छा कह करके याद कर लें कि संतोष जी अच्छे इंसान थे। जी। अच्छाई इतने से ही मैं आपको आखिर में बताना चाहूंगा कि गुरु जी के चैनल से ऐसे सहस्त्र लोग हैं, हजारों लोग हैं जो इनके माध्यम से अपने घरों में बैठे रहे, लेकिन ये लोगों के पास जा जाकर उनकी प्रतिभा को निखारे, समाज के सामने उनकी आवाज लेकर आए और उन्हें एक नई पहचान दिए। आज मैं जब इनके पास कभी कभार इनके दर्शन करने जाता हूं तो मैं स्वतः देखता हूं कि आज भी 10-20 लोग इनके परिवार में आकर इनसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं और इनका हार्दिक हृदय से शुक्रिया करते हैं कि आपने महोदय, आपने श्रीमान जी, आपने आदरणीय हमारा इतना सहयोग किया, इसलिए हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इनकी निष्ठा, इनकी ईमानदारी और इनके कर्म को ध्यान में रखकर छोटा होने के नाते भी मैं यह इनसे निवेदन करूंगा कि यह ऐसे ही अपने कर्तव्य को करते रहें, जैसे हैं बहुत शानदार हैं, अपने को कभी भी अभिनयी न बनाएं। वो कहते हैं ना कि अदाकारी बहुत दुख दे रही है, मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूं, तो अदाकारी कभी न करें, जो भी रहे वो सत्य और हकीकत के रहें, बिना पर्दे के। इसी सत्कामना के साथ आप ऐसे ही सदैव पत्रकारिता का पताका पूरे जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में फहराते रहें। इसी सत्कामना के साथ आपका इतना बहुमूल्य समय आपने दिया, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।